आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। हाँ जी प्यारे दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर देना, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है बेटा? क्या ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है? पवन, राजदीप, भरत, ओके, दीपक, चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, सब शानदार, और आशा करता हूं कि आप सब बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बेटा त्रिकोणमिति में आपने बहुत सारी चीजों को समझा। मैंने आपको सारे प्रकार के फॉर्मूले बताए बेटा, सारे प्रकार के कंसेप्ट बताए, किस किस प्रकार में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में किस लेवल की बातें आती हैं। और दोस्तों, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, तो प्रीवियस ईयर के सवाल लेकर बैठिएगा बेटा। अगर आपको देखना है वास्तव में कि हमने जितना अब तक पढ़ा, क्या उससे एग्जाम के सवाल बन पाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के सवाल करना बच्चे, आप लगभग सारे सवाल कर पाओगे बच्चों। अगर आपने अब तक की क्लास को ठीक से पढ़ा है तो आप इन चीजों को भी समझ पाओगे, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बेटा, पहले से कुछ ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है बेटा। ये कुछ मौसम ही ऐसा चल रहा है बेटा, सर्दी इतनी चल रही है ना यार, ठंडी इतनी, छोटे बच्चे बेटा बीमार हो ही जाते हैं, अब क्या करें। तो आज दोस्तों हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, और आज हम नए टॉपिक को फर्स्ट टाइम से पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक नेम इज हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका बच्चों नाम होता है ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इससे बच्चों बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं बनते हैं, एक नॉर्मल स्तर के इजी लेवल के सवाल बनते हैं, एक इजी प्रकार की बातें हमारे इन पेपर में आती हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं बेटा सीजीएल प्री के पेपर की, जिसमें कि रीजनिंग के मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेटा 25 में से एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का आता है, और किसी किसी एग्जाम में नहीं भी आता। मतलब इसके बारे में 100% श्योर नहीं है कि आएगा, लेकिन प्री में कभी एक सवाल आता भी है, कभी नहीं भी आता। लेकिन आप मेंस की बात करो ना बेटा, तो 100 में से 3 से लेकर 4 सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस के मिल जाएंगे। 3 से 4 सवाल बेटा ऊंचाई और दूरी के मिल जाते हैं। उसी प्रकार आप सीपीओ की बात करो बेटा, आप किसी भी इस प्रकार के एग्जाम की बात करो ना, तो मतलब प्री में एक क्वेश्चन बनेगा। अगर 50 सवालों की बात करोगे तो 50 में से एक तो आएगा ही आएगा। 25 में कभी आता, कभी नहीं आता, लेकिन जितना हम इस क्लास में पढ़ेंगे समझेंगे बेटा, उससे आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल कर पाओगे। कुछ रूट बातें हैं बेटा, उनको आप समझ पाओगे, तो उनके आधार पर सारे सवाल कर पाएंगे। तो सब बच्चे बेटा बिल्कुल तैयार है? भैया बताओ एक बार, हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करें। सब एक बार कमेंट लिख दीजिए यस। मैं देखना चाह रहा हूं कौन कौन बच्चे क्लास में आ गए हैं। बहुत बढ़िया, लगभग सारे बालक अपने क्लास में अवेलेबल हैं बच्चों, डेली वाले बालक। तो दोस्तों, हाइट और डिस्टेंस का ना एक बड़ा ही शानदार, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। हाइट का बच्चों मतलब होता है ऊंचाई, और डिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों दूरी। तो एक तो इस सवाल में ऊंचाई का कंसेप्ट काम आता है, और एक बच्चों इस सवाल में दूरी का कंसेप्ट काम आता है। इन ऊंचाई और दूरी के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास दो प्रकार के बेटा एंगल काम आते हैं, दो प्रकार की चीजें काम आती हैं। कौन कौन से एंगल काम आते हैं बच्चों? एक एंगल आता है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एक काम आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक काम आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। ये क्या होता है सुनिएगा। देखो बेटा, एक मेरी सीधी सी बात को सुनना, कि मान लीजिए आप इस प्लेस पे यहां कहीं खड़े हैं, और बेटा इस प्लेस पे यहां आपकी आंख है बेटा। मान लीजिए इस पॉइंट पर यहां आपकी आंख है। अब आप यहां खड़े थे और आपकी आंख यहाँ। दोस्तों, आपकी जो आईज होती हैं, आपकी जो आंख होती हैं, वो एकदम सीधी रेखा में देख पाती हैं, एकदम सीधी रेखा में देख पाती हैं बेटा, एकदम सीधी रेखा में देखो आंखें देख पाती हैं अपनी। आपकी नजर एकदम सीधी चलती है, एकदम सीधे। अगर आप बिल्कुल देखोगे सीधे, तो ऐसे आप देख पाओगे। लेकिन यहां क्या हुआ, आपके सामने एक पेड़ है, या मान लो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है बच्चों आपके सामने, और इस बिल्डिंग के ऊपर टॉप पर, इस बिल्डिंग के टॉप पर आप देखना चाहते हो बेटा, इस बिल्डिंग के टॉप पर आप इस बिल्डिंग के ऊपर देखना चाहते हो, तो क्या बच्चों आपको अपनी आंख का विजन इस प्रकार ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, इस प्रकार बेटा ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। तो ये आपने अपनी आंखों को, ये आपने अपनी आंखों को जितना ऊपर उठाया,
उन का मतलब होता है बेटा ऊपर की तरफ, उन का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और नयन का मतलब होता है आंखें। बेटा उन्नति, उन्नति मतलब जीवन में आगे बढ़ना, ऊपर की ओर जाना। तो उन का मतलब ऊपर की ओर बेटा, उन का मतलब ऊपर की ओर, और नयन का मतलब होता है आंखें, नयन का मतलब होता है आंखें। तो आंखों को आपने कितना ऊपर उठाया, उन नयन कौन बच्चे, उन नयन का मतलब होता है नैनो को आपने कितना ऊपर उठाया, और इसी को बोलते हैं एलिवेशन एंगल। बेटा इसी को बोलते हैं एलिवेशन एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है उन्नयन कोण। देखो बेटा एक मेरी सीधी सी बात को समझना, एक मेरी सीधी सी बात को समझना भाई। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे मान लेते हैं अपन, ऐसे कुछ पल के लिए घूम जाते हैं, सुनो ऐसे। अब ये एक धरती है, मान लो ये एक बेटा प्लेस है, ठीक है। मैं यहां पर इस जगह मेरी आंखें एकदम सामने देख पा रही हैं, ये आइज को सिंबल, ये हाथ में आइज का डिनोट कर रहा हूं, मैं देखो एकदम सामने देख पा रहा हूं। अब जितना जितना मैं आइज को ऊपर करूंगा, क्या बच्चों वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी क्या? जैसे जैसे आप अपनी आइज को ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, क्या हाइट बढ़ती जाएगी? भाई सीधी सी बात है, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। आपकी आइज एकदम सामने थी, आपने आइज को थोड़ा एंगल बनाया तो आपके कुछ ऊंचाई पर देखा, थोड़ा और घुमाया और ऊंचाई पर, और देखा और ऊंचाई पर। तो जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे सामने की ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे सामने की ऊंचाई बढ़ेगी। तो ये एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे बोलते हैं बच्चों उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण की परिभाषा समझ में आई, उन का मतलब ऊपर की तरफ और नयन का मतलब आंखें। तो आपने आंखों को कितना ऊपर उठाया, ये होता है बच्चों उन्नयन कोण। ठीक बात है, ओके। दूसरा अपना बच्चों काम आता है एंगल, एक और एंगल अपने काम आएगा दोस्तों, हिंदी में इसे कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन का मतलब होता है बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि अवनमन का कोण क्या होगा, इसके बाद सुनिए। अब एक दिन क्या हुआ बच्चे, तुम गए दुबई घूमने, तुम गए दुबई घूमने और तुम चढ़ गए भैया बुर्ज खलीफा पर। ये बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, यहां तुम इसके टॉप के फ्लोर पे खड़े हो यहां पर। अब अगर तुम बुर्ज खलीफा के साथ में वहां खड़े हो दोस्त, तो ये बताओ आपकी नजरें तो सामने जाएंगी ना ऐसी बेटा? भाई आपकी नजर तो सामने ही जाएगी। अगर मैं सामने देखूंगा तो जो एकदम मेरे सामने चीज है वही तो नजर आएगी। इस बार तुम्हारी आंखें यहां से सामने की तरफ देख पा रही हैं, लेकिन आपने देखा दोस्तों, आपने देखा कि यार मैं अपनी गाड़ी तो दूरी पार्किंग करके आ गया है। आप अपनी फरारी बेटा यहीं पार्किंग करके चले गए थे, आप अपनी गाड़ी बेटा इसी जगह पर पार्क करके चले गए थे। ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी फरारी यहां खड़ी है। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप अपनी कार को देखना चाहते हो, जब अपनी गाड़ी को आप देखना चाहते हो बेटा, तो क्या आप अपनी आइज को ऐसे नीचे करोगे बेटा? क्या आप अपनी आइज को ऐसे नीचे की तरफ घुमाओगे? तो जितना डिग्री आपने ये नीचे की तरफ आइज को घुमाया बेटा, जितना आपने आइज को नीचे की तरफ घुमाया, तो इसे हम बोलते हैं अवनमन कोण, इसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। हिंदी में इसका नाम होता है बेटा अवनमन, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे बेटा उन्नति का मतलब होता है ऊपर की ओर, उन्नति का मतलब होता है ऊपर की ओर, और अवनमन का मतलब होता है नीचे की ओर। तो आपने आइज को कितना नीचे की तरफ घुमाया, इसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे बोलते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सवाल में आपके सामने दो वर्ड्स काम आएंगे दोस्तों, आपके सामने दो वर्ड्स काम आएंगे, एक का नाम है उन्नयन, एक का नाम है अवनमन। उन्नयन का मतलब ऊपर की ओर और अवनमन का मतलब नीचे की ओर आपने कितना घुमाया, इस एंगल का नाम अवनमन कोण होगा। क्या ये गणित बड़ी बेसिक सी समझ में आई दोस्तों आपको? क्या ये बहुत आसान सी बात आपको समझ में आई? अच्छा अब यहां पर एक बात सुनिएगा, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बिल्डिंग एकदम सीधी है, 90 डिग्री का कोण। अगर दोस्तों ये वाला एंगल 30 डिग्री है, मान लीजिए एक पल के लिए कल्पना कीजिए ये वाला एंगल 30 है बच्चे, तो ये बाकी बचा एंगल 60 होगा, ये बचा एंगल 60 होगा। आप कहोगे जी हाँ सर, और ये वाला एंगल फिर बेटा, ये वाला एंगल भी तो 30 बनना चाहिए ना, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो अगर ये डिप्रेशन का एंगल 30 दिया है ना, तो आप इस वाले अल्टरनेट एंगल को भी 30 मान सकते हैं। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं बच्चे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्या इक्वल का ये नियम तो आपको याद ही होगा? ठीक है, तो हमारे इस टॉपिक में दो बातें समझने वाली हैं, एक का नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बच्चे, एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन,
मतलब आपने आइज को कितना ऊपर उठाया, और अवनमन का मतलब होता है बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना आइज को नीचे किया। ये दो एंगल पढ़ने हैं। इतनी स्टोरी क्लियर। टेन थीटा का गेम होता है, पूरा पूरा टेन थीटा का। ये सारी कहानी बच्चों टेन थीटा पे काम करती है। और आइए अब इसके बारे में अपन कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। पाइथागोरस तो याद ही होगी ना बच्चे आपको। पाइथागोरस तो बताने की नीड थोड़ी है बेटा, पाइथागोरस तो आपको पता ही है। हाँ, अब सुनिएगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ चुके हैं तो पाइथागोरस बताने की आवश्यकता नहीं है। तीन प्रकार के मैं आपको एंगल बताऊंगा, तीन प्रकार के। इन तीनों प्रकार के एंगल की स्टडी करेंगे तो टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। इन तीनों प्रकार के एंगल के ए बी सी दोस्तों, ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल तो 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एंगल है अपना एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण, थीटा। दोस्तों अगर मैं इस सवाल में टेन थीटा ज्ञात करना चाहता हूं तो क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, यानी कि लंब बटे आधार होता है क्या। थीटा एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है, और जिस पर वो एंगल बनाए वो भुजा बेस होती है, लंब बटे आधार होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पहले अपन पढ़ चुके हैं, इस बात के बारे में चिंता नहीं है। अगर दोस्तों अगर कभी ये वाला एंगल 45 डिग्री बन जाता है, अगर मान लीजिए ये एंगल 45 बन जाता है, तो आप मुझे बताना tan 45 का मान तो एक होगा, tan 45 डिग्री का मान तो एक होता है, तो एक बराबर ए बी बटा बी सी बन गया। यानी कि मेरे दोस्त मैं ये कहना चाहता हूं कि ए बी और बी सी बराबर होंगे, अर्थात मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशो आएगा ना, वो 1:1 आएगा। इन दोनों का मान बेटा रेशो में इक्वल आना चाहिए। फिर देखो ये वाला एंगल भी तो 45 ही बनेगा। आप कहेंगे हाँ सर, हाँ बेटा 45 का बेटा ये एंगल बनेगा। तो आप मुझे बताओ इस वाले केस में जो इनका हाइपोटेनियस आएगा वो √2 बनना चाहिए ना। एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, रूट लूंगा √2 बन जाएगा। ये आपकी सिचुएशन नंबर 1 है, ये आपका केस नंबर 1 है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक की थ्योरी करवाऊंगा, थ्योरी आपको पता लगनी चाहिए, थ्योरी आपको प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक पहला केस क्या बताया, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन सवाल में 45 डिग्री का दिया जाए तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का रेशो रहता है ना, वो 1:1:√2 रहता है। सिंपल सी बात है, किसी सवाल में इस साइड को अगर 10 कह देंगे तो आपको पता है बेस भी 10 आएगा और ये साइड 10√2 आएगी। 45 डिग्री का तो मामला बड़ा इजी होता है, 45 डिग्री में कोई चिंता की बात नहीं है सर, हमने समझ लिया। केस नंबर 1 मतलब 45 डिग्री का जब भी एंगल बनेगा ना, तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर बनेंगे, हाइपोटेनियस उनका √2 गुना बनेगा, हाइपोटेनियस उनका √2 गुना बनेगा। अब देखो सवाल कैसा देगा, पहली बात को समझना। आपको एक सवाल ऐसा पेपर में देगा कि एक बार एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, पतंग, और जो पतंग बालक देखो यहां से खड़ा पतंग उड़ा रहा है, इस पॉइंट पे उसकी पतंग उड़ रही है, यहां पे पतंग चढ़ी पड़ी है भैया बढ़िया से, यहां ठीक है, डोरी से पतंग बंधी हुई है और पतंग उड़ रही है बेटा बहुत साफ सुथरी। आप मुझे एक बात बताइए, पतंग की ऊंचाई जिस डोरी से वो बंधी है वो 20√2 है, 20√2। डोरी एकदम सीधी है, डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, 20√2 सेंटीमीटर लंबी डोरी से उड़ रही है और एंगल आपको 45 डिग्री का दिया है। तो आप बताओ पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो आप कहना जी 20 मीटर पे उड़ रही है, ये साइड भी 20 मीटर आएगी, 90 डिग्री का एंगल था, तो इस बात को आपने चेक कर लिया। एक ही बात आपको सवाल पसंद में आई, दीपक भैया पतंग काट के दिखाऊं क्या, मैं मेरे पास कैंची है, दिखाऊं काट कर पतंग, अभी 1 सेकंड में काट दूंगा सच्ची में बेटा, 1 सेकंड में कट जाएगी। सुनो कंसेप्ट पे बेटा ध्यान देना। देखो अगर आपने टॉपिक के कंसेप्ट को समझ लिया, अगर आपने टॉपिक के कंसेप्ट को समझ लिया ना, फिर आप इसका कोई भी सवाल कर पाओगे। सिचुएशन नंबर 1 समझ में आई, जब कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का होगा तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे, हाइपोटेनियस इनका √2 गुना हो जाएगा। ओके सर, ये बात डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मैं चलता हूं केस नंबर 2 की तरफ। सबसे ज्यादा सवाल तो इसी के बनते हैं। एक सिचुएशन बच्चे मेरे सामने ये बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल तो 90 डिग्री है, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, 90 डिग्री का एंगल चल रहा है। कई बार ये वाला एंगल बच्चों 30 डिग्री बन जाता है,
एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण सवाल में 30 डिग्री का बन जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, tan 30, अगर मैं tan की बात करता हूं, tan 30 का मतलब होता है ए बी परपेंडिकुलर बटा बेस BC। tan 30 का मान होगा 1/√3, यानी कि AB और BC का रेशो जो बनेगा ना वो 1 और √3 का बनेगा, 1 और √3 का। AB अगर 1 है तो BC √3 बनेगा, AB अगर 1 है तो BC √3 बनेगा। तो ये वाली साइड 2 बनेगी, क्या बताओ एक बार? अरे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ूंगा 4, 4 का रूट लूंगा 2। तो आपने कहा गुरुजी 30 वाले मामले में ना, 30 वाले मामले में परपेंडिकुलर 1 बनता है, बेस अपना √3 बनता है, और ये रूट एंगल बन गया 60 डिग्री का। इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में एक बात पता है ना, ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, जो एंगल बड़ा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है। तो भैया एक बात बताओ, √3 का मान कितना होता है? √3 का मान होता है 1.732, यही होता है। √3 का मान भी कई बार आपको सवालों में यूज करना पड़ेगा, ये बात नोट कर लेना। किसी को √3 का मान याद ना हो तो लिख लेना बेटा, 1.732 होता है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, देखो ये एंगल AB, भुजा AB और BC और AC का अगर मैं रेशो कह दूं, रेशो, तो आप कह दीजिएगा रेशो बनेगा 1/√3/2। यानी मैं आपको यह कह सकता हूं 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 बनेगी। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 बनेगी, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 बनेगी। 1 और √3 का खेल चलता है पूरे टॉपिक में। 1 और √3 की बात आपकी समझ में आनी चाहिए, 1 और √3 का मामला बनना चाहिए। क्या बोलो, बात समझ में आई? तीसरी सिचुएशन बेटा क्या बनेगी, सुनिएगा। कई बार किसी किसी सवाल में ना एक तीसरा केस ऐसा बन जाता है, ये अपना केस नंबर 3 है। टोटल 5 केस बनेंगे, 5 केस में टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। A, B, C। यहां दोस्तों अब की बार मैं एंगल मान लेता हूं 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का अगर मान लिया जाए तो आप मुझे बताना tan 60 का मतलब क्या बनेगा? AB अपॉन BC। tan 60 का मतलब होता है √3 का मतलब हो गया AB बटा BC, बटा में आएगा 1। यानी आप लोग ये बताओगे कि AB और BC का जो रेशो बनेगा ना वो √3:1 का बनेगा, √3:1 का बनेगा। ये साइड √3, ये साइड 1 और ये साइड क्या हो गई 2। डायरेक्ट हमने आपको बता दिया कि 60 डिग्री वाले उन्नयन कोण के कंसेप्ट में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में रेशो बनेगा ना बच्चे, वो √3, 1 और 2 बनेगा। ये वाली बात आपको समझनी है, √3, 1 और 2 का रेशो बनेगा। रेशो की बात चल रही है, पूरे टॉपिक में आपको बात समझनी है। देखो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस टॉपिक के ना मैक्सिमम सवाल जो बनते हैं ना वो 30 डिग्री या 60 डिग्री पर बनाए जाते हैं। मैक्सिमम सवाल जो बनते हैं ना वो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर बनाए जाते हैं। हालांकि आजकल अगर पेपर में 3 सवाल आएंगे, एक सवाल टफ बनाता है तो 15 और 75 पर भी सवाल बनने लग गए हैं। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, चिंता मत करो बेटा, इसके बारे में भी काम करेंगे। 15 और 75 का तरीका बताएंगे। अरे शुभम तुम्हारा मन करे वो मान लो, तुम्हारा मन करे वो मान लो, जो तुम्हारी इच्छा हो ना, साइन कोसेक टेन कोसेक जो तुम्हारा मन करे वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर सवाल बनते हैं ना तो इनमें क्या होता है, √3 की थ्योरी काम आती है। इनमें √3 की थ्योरी काम आती है। √3 की थ्योरी का क्या मतलब होता है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 मानी जाती है और 30 डिग्री के सामने की भुजा को 1 माना जाता है। 30 डिग्री के सामने की भुजा को 1 माना जाता है और दोनों ही सिचुएशन में जो आपका हाइपोटेनियस होगा, यानी कि यूं लिखो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी वो 2 कहलाएगी। ये बात बताओ समझ में आई क्या? देखो दोस्तों बात बड़ी सीधी सी है भाई, ये आपका हाथ यहां था, ठीक है।
आपने 30 डिग्री हाथ खोला तो ऊंचाई कम, 60 डिग्री खोला तो ऊंचाई ज्यादा। भाई 30 डिग्री पर तो ऊंचाई कम है, 60 डिग्री पे ऊंचाई ज्यादा है। तो कम चीज को डिनोट करता है एक और ज्यादा को बोलता है √3। तो 60 पर √3 और 30 पर 1, 60 पर √3 और 30 पर 1। कुछ कुछ बात समझ में आई क्या? ये बताऊंगा, सब बातें रिपीट कर करके बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है। एक बार के लिए ये समझो, मैं आपको केवल एक बार एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये दोस्तों मैंने आपको 3 अलग अलग बताई है कंडीशंस। ये मैंने आपको 3 अलग अलग स्थितियां बताई हैं। पहली कंडीशन में क्या है? पहली कंडीशन में क्या है? ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। तो आप तुरंत समझ जाना कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1, तो ये वाली भुजा √3 और ये भुजा 2 बनेगी। रेशो पे काम करना है, रेशो पे। 30 डिग्री के सामने की भुजा 1, बेस वाली √3 और ये 2 बनेगा, सीधी सी बात है। अगर कभी मैं ये एंगल आपको 45 डिग्री कह दूं तो आप तुरंत समझ लीजिएगा ये साइड भी 1 आएगी, ये साइड भी 1 आएगी और ये वाली साइड √2 बनेगी। अगर कभी ये एंगल तुम्हें 60 डिग्री का बोल दिया जाए, ये एंगल तुम्हें 60 डिग्री का कह दिया जाए, देन यू कैन से लाइक दैट 60 के अपोजिट में √3 बनता है सर। हमेशा 60 के अपोजिट में √3 बनता है। आप यहां भी देख लो, आप यहां भी देख लो बेटा, ये 60 के सामने √3 बन रहा है, देखो 30 के सामने 1 बन रहा है। ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना कि 60 डिग्री के अपोजिट में √3 बनेगा तो बेस पर 1 बनेगा। 60 डिग्री के अपोजिट में √3 बनेगा तो बेस पे 1 बनेगा। 60 डिग्री के अपोजिट में √3 बनेगा तो बेस पर 1 बनेगा। डायगोनल और हाइपोटेनियस 2 बनेगा, उस केस में हाइपोटेनियस तो 2 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है इस बात में आपको। बेटा 45 45 की बात तो बाद में करूं, सॉरी 15 और 75 को बाद में पढ़ाऊंगा आगे के सेशन में। आज मैं केवल आपको जो सवाल करवाऊंगा ना वो 30 45 और 60 के ही करवाऊंगा। मैं आपको आज जो सवाल करवाऊंगा ना वो 30 45 और 60 के करवाऊंगा। देखो पहले मैं आपको केवल बेसिक बेसिक सवाल बताऊंगा, बहुत इजी इजी वाले प्रश्न बताऊंगा जिससे आप इस टॉपिक के दायरे में इंटर कर पाए, आप इस टॉपिक में कंफर्ट वाली चीजें पढ़ पाए। फिर उसके बाद मैं वो सवाल करवाऊंगा कि मैं दूर से एक बिल्डिंग के टॉप पर देखा तो 30 डिग्री का एंगल था, फिर बिल्डिंग के पास चला गया तो एंगल 60 डिग्री का हो गया। सवाल बनते ना बेटा वो। हाँ, जब उन चीजों को, या एक एक लाइट हाउस है, उसके आइदर साइड्स में 2 शिप्स आ रहे हैं, एक शिप एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, एक बन रहा है 30 डिग्री का, तो लाइट हाउस की लंबाई देकर पूछता है, वो सवाल बनते हैं, वो भी करवाऊंगा। जब ये सारी चीजें अपन कंफर्ट पढ़ लेंगे, इन पर आपको पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगी बेटा, फिर लास्ट में 15 और 75 डिग्री को कर लेंगे। लेकिन आप एक बार 30 और 45 और 60 की कहानी को समझिए। तो आइए बच्चों सवाल करना शुरू करते हैं। बहुत इजी इजी, मैंने हर टॉपिक में ऐसा ही कर रखा है। मैं क्या करता हूं, तुम्हें कंसेप्ट सिखाता हूं, फिर उसके सवाल करवाता हूं, फिर अगले कंसेप्ट पे मूव करते हैं, उसके सवाल आते हैं। तो इसी प्रकार टुकड़ों में चलते हैं ना बच्चे, तो कहानी आपके लिए बहुत अच्छी बन जाती है, बात बहुत बढ़िया बन जाती है। दोस्तों एक बात समझिएगा, एक इमारत, देखो ये मान लीजिए यहां एक इमारत है, ठीक है, कैसे भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां मान लो एक इमारत है। इमारत की परछाई 20 मीटर लंबी है। अब देखो सूर्य मान लीजिए आप इस साइड है, सूर्य मान लीजिए इस साइड है यहां पे, तो इमारत की जो परछाई गिर रही है वो 20 मीटर लंबी गिर रही है, 20 मीटर लंबी गिर रही है, 20 मीटर लंबी। ये शैडो गिर रही है, शैडो। दिस इज इमारत, ये आपकी इमारत है, इमारत। और इसकी परछाई गिर रही है, इसकी शैडो गिर रही है 20 मीटर लंबी। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। देखो बेटा सूर्य का उन्नयन कोण ऐसे जाएगा ना, सूर्य किरणें कैसे जाएंगी, सूर्य कैसे जाएगा बेटा, सूर्य यूं तो जाएगा कि सूर्य की किरणें इस बिल्डिंग के ऊपर से जाएंगी यहां से। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल 60 डिग्री का है। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य के उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे खड़े आदमी को सूर्य देखने के लिए आंखों को कितना उठाना पड़ा, तो 60 डिग्री उठाना पड़ा। आई बात समझ में? 60 डिग्री के मामले में क्या होता है बताओ, 60 डिग्री के मामले में क्या होता है? 60 डिग्री के मामले में ये साइड अगर 1 है तो ये √3 हुआ करती है, ये 1 है तो ये √3 हुआ करती है। तो ये अगर 20 है तो इमारत की ऊंचाई 20 √3 आ जाएगी, इमारत की लंबाई 20 √3 आ जाएगी बेटा, 20 √3 बन जाएगी। और यही आपके सवाल का उत्तर है। बताओ, है ना आसान? कुछ नहीं है। जैसे ही आपको 60 डिग्री का एंगल दिखा, 60 डिग्री के एंगल का मतलब क्या हो गया कि √3 आने चाहिए सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा को आपने √3 कर दिया, ये √3, तो ये काम खत्म, डन। क्या सर इतना जल्दी उत्तर बन जाता, इतना जल्दी उत्तर बन जाता? ओ इतना इजी। सुनो,
ए वर्टिकल पोल की ऊंचाई है 6 मीटर। देखो बेटा, एक खंबा है, एक पोल है, ठीक है, एक पोल की ऊंचाई है 6 मीटर, एक पोल की ऊंचाई है 6 मीटर। इसकी जो परछाई बन रही है ना, इसकी जो शैडो बन रही है बच्चे, जो इसकी परछाई बन रही है, जो इसकी शैडो बन रही है, वो 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर है। एक खंबे की ऊंचाई बन रही है 6 मीटर और उसकी परछाई बन रही है 2√3। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एलिवेशन एंगल ज्ञात करना है, सूर्य का ये एंगल तुम्हें ज्ञात करना है, दिस एंगल शुड बी। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये साइड का और ये साइड का रेशो क्या बन रहा है? अरे आप चाहो तो रेशो ज्ञात कर लो, वैसे मेंटली ज्ञात कर पा रहे हो ना? ये 1 है तो ये √3 दिख रहा है तुम्हें? अरे इनका रेशो देख पा रहे हो ना? अरे भैया, ओ भैया, ये 6 से काटोगे 3 बनेगा, 1:√3 बन रहा है। अगर ये 1 है, ये √3 है, तो यकीनन ये एंगल 60 डिग्री का रहा होगा। यकीनन इस कोण की बात करोगे, ये एंगल 60 डिग्री का रहा होगा। 60 डिग्री शुड बी राइट आंसर। किसी सवाल पे डाउट लगे तो बोल दीजिएगा, किसी सवाल पे आपत्ति लगे तो बोल दीजिएगा। संध्या, इसमें क्या बात रिपीट करूं बेटा? क्या तुम ये बात नहीं समझ पा रहे कि बेस, अरे यार खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है, ये वाली साइड 2√3 है, तो यार 6 और 2√3 में क्या रिलेशन है? क्या तुम इनका रेशो नहीं ज्ञात कर पा रहे? हे राम, हे राम, इतना बेसिक से तुम्हें कोई बताता नहीं है यार, इतना बेसिक से तुम्हें कोई समझाता नहीं है, लेकिन कैसे करोगे, कैसे करोगे? ए बी सी ऐसे लिखकर बताऊं, है कतई नालायक हो गए। परपेंडिकुलर ए बी 6, बेस बीसी 2√3। तो भैया आप एक बात जानते हो, ये कट जाएगा 3 बार, √3:1 बनेगा क्या? अरे रेशो रुशो काटना आता है कि ये भी नहीं आता? अमरजीत भैया, ये काटना कूटना आता है कि ये भी नहीं आता? वाह भाई वाह। तो आपको पता लग गया भी इन दोनों का रेशो √3 है और 1 है, खत्म। √3 है और 1 है, √3 1 पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। हमेशा मैंने बताया बेटा, 60 डिग्री का एंगल होगा, सामने की भुजा √3 होगी। 60 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा √3 होगी, 60 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा √3 होगी, तो 60 डिग्री उत्तर बन गया। अरे 30 डिग्री एंगल के सामने की भुजा 1 होती है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है। नॉर्मल सी बात तुम नहीं समझ पा रहे यार। अब सुनो, एक बात सुनो, इसमें तो डायरेक्ट तुमको रेशो दे दिया। एक छड़, ये छड़ की लंबाई है और ये उसकी परछाई है। आप मुझे एक बात बताओ, ये छड़ और इसकी परछाई का रेशो ये 1√3 है, तो ये वाला एंगल थीटा कितना बनेगा? अरे नालायक आदमी, थीटा एंगल 30 डिग्री बनेगा। 60 उत्तर कौन दे रहा था? नालायक हो गए हो क्या? अबे तुम्हें ये बात दिख रही है, एक छड़ और उसकी परछाई का रेशो दिया है। छड़ अगर 1 है, छड़ की लंबाई अगर 1 है, तो परछाई उसकी √3 है, परछाई उसकी √3 है। तो भैया मैं कितनी बार तो बता चुका, तुम्हारे भेजे में बात कब आएगी कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होती है और 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है। अरे मेरे भाई, सूर्य का एलिवेशन एंगल ये रहेगा और 30 डिग्री आपके सवाल का उत्तर बनेगा है? अबे नालायक, अवनमन कौन पूछता तो भी इस सवाल का उत्तर 30 आता, 60 आता, 30 आता, तो भी 30 आता। अरे पहली बात तो सूर्य का अवनमन कोण बनता नहीं है, सूर्य आपकी तरफ देखता नहीं है, सूर्य आपकी तरफ देखता नहीं है, उसे कोई गरज नहीं पड़ी, आप ही देखते हो उसकी तरफ। कभी देखा है कि सूर्य आपकी ओर देख रहा है? अगला देखता नहीं है भाई, अगला कह रहा है मैं तो अपनी मस्ती में हूं, तुम देखो, देखना तो। ये वाला एंगल अगर बनाओगे, इसका नाम होता है अवनमन, और ये भी 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा भाई। ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तुम्हें यार 30-60 की बात नहीं समझ में आ रही? ओ माय गॉड, खत्म हो रही है कहानी तुम्हारी है? एक निश्चित समय पर सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है, एक निश्चित समय पर सूर्य का अवनमन को उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बेटा सूर्य का उन्नयन कोण ये होता है 60 डिग्री। ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो 30 मीटर की शैडो बनाता है। 30 मीटर के केस में, अरे आपको पता है 60 डिग्री दिया है ना, 60 डिग्री दिया है ना, तो ये 1 और √3 हुआ करता है। ये 30 है तो ये 30 √3 हुआ करता है। क्या अभी भी बात नहीं कैप्चर कर रहे? अभी भी कहोगे क्या रिपीट करना है? मुझे लग रहा है बेटा गलती मेरी है कि मैं तुम्हें इतना बेसिक से बताने की कोशिश करता हूं है। अभी मतलब ये चाहता हूं कि भैया कोई बेहतरीन जो बड़े बड़े मास्टर हैं उनकी तरह पढ़ाऊं, सीधा सवाल ले आता हूं बड़े से कंसेप्ट का कि 2 नावें चल रही है, अलग अलग स्पीड में चल रही है, ये हो गया वो हो गया, वो सवाल करो। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बेटा, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों ने 10वीं क्लास के बाद में छेड़ा नहीं होता, तो उनको इनका बेसिक क्लियर हो जाए, वो लोग इस बात को समझ पाए, बस इसलिए काम करता हूं बेटा आपके लिए।
सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? x मीटर खंबे की परछाई x बटा √3 होगी। अरे बार बार तुम्हें डायग्राम बनाने की बात नहीं है, ये तुरंत समझ लो बात दिमाग में। ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, इसलिए बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। ये खंबा x है, परछाई x बटे √3 है। क्या ये एंगल बच्चों 30 डिग्री रहा होगा क्या? बताओ एक, सॉरी 60 रहा होगा क्या? अरे 60 डिग्री रहा होगा, 30 नहीं बेटा सुभाषिस, 60। आपको पता है ना कि ये साइड 1 है और ये 1 बटा √3 है, 1 बटा √3 है। नहीं सामीम नहीं, आप ये सुनो रे, ओ भैया, रे भैया, ए बी सी ये है, ए बी और बी सी। अगर ये वाली साइड x है, अगर ये वाली साइड x है और ये x बटा √3 है, ये x बटा √3 है, x से x कट गया, इनका रेशो √3 1 बन रहा है क्या? √3 1 बन रहा है ना, यानी ए बी की वैल्यू √3 है और ये वाली वैल्यू 1 है। √3 और 1 बन रहा है, तो √3 और 1 वाले मामले में आपको पता है 60 डिग्री का एंगल बनता है। अरे √3 हमेशा 60 डिग्री के सामने आता है, √3 हमेशा 60 डिग्री के सामने आता है, √3 हमेशा 60 डिग्री के सामने आता है, बस। और आपको पेपर में ना ये सब नहीं करना कि ये रूट राट लिख के एक्स उक्स काटोगे, नहीं बेटा। आप ये समझो, अगर मैं इस सवाल में यहां पर √3x दे देता, या भाई अगर मैं ऐसा कर देता, अब बताओ, अब आपका उत्तर 30 बन जाता, अब 30 बन जाता। दिक्कत क्या है भैया? सीधी सी बात है, 60 डिग्री के सामने √3 और 60 के बेस पे 1 होता है, खत्म। अब ये थोड़ा अलग बात देखो, इसमें ना, इस सवाल में कुछ नहीं है, रेशो की बात करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ी जो 12 मीटर लंबी है, क्या क्या बेटा? झूठ था, सॉरी। एक ऊर्ध्वाधर छड़ी जो 12 मीटर लंबी है, 12 मीटर लंबी है, उसकी छाया जमीन पर 8 मीटर लंबी बनती है। ये बात तुम्हें क्यों बताई गई? सुनो बेटा, सूर्य का एक कोई कोण था, कितना कोण था मुझे नहीं पता, मुझे कोई नहीं पता। 12 मीटर लंबी एक छड़ी है जो 8 मीटर लंबी शैडो बनाती है, 8 मीटर। मतलब कि टेन थीटा अगर मैं ज्ञात करता, टेन थीटा, तो 12/8 यानी कि 3/2 बन रहा है क्या? 3/2 टेन थीटा की वैल्यू 3/2 बन रही है। और उसी समय का मतलब होता है, एक कोई और भी बिल्डिंग है, उस पर भी उसी समय एंगल कंसीडर करेंगे, तो उसी समय का मतलब थीटा एंगल कंसीडर करेंगे। एक और टाइम की बात आएगी ना, तो थीटा एंगल लेंगे। एक टावर की छाया जमीन पर 40 मीटर बनती है, ये 40 मीटर बनती है बेटा, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई। अब वो बच्चों वाले काम मत करना कि आप एबीसी लिखो इसको, फिर आप ये बोलो सर ए बी बटा बी सी ये 3/2 के इक्वल आएगा। ए बी का मान मुझे ज्ञात करना है, तो 3/2 गुणा 40 करूंगा, ये 60 बन जाएगा। ये इतना सब लिखा नहीं करते, इतना सब कौन लिखता है? आप ये बता दो, अगर सेम कहानी देखो, इनका रेशो क्या बन रहा है? 3:2 बन रहा है, तो यहां भी रेशो 3:2 बनेगा। अगर ये 2 तो ये 3, तो ये 60 मीटर आ गया, ऐसे। ये वैल्यू सिस्टम आ गया, मुस्कुराइए। हाइट एंड डिस्टेंस में भी वैल्यू सिस्टम आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस में भी वैल्यू सिस्टम आ गया। आप देखो ऐसा भी कह सकते हैं, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, आप ये भी कह सकते हो कि 8 का 5 गुना 40, तो 12 का 5 गुना 60। थीटा एंगल सेम है, तो आप मतलब कंपेयर कर सकते हो। आप सवाल को बिना डायग्राम बनाए कर सकते हो कि छाया 8 मीटर, इधर छाया 40 मीटर। छाया अगर 5 गुनी लंबी बनती है, तो बिल्डिंग भी 5 गुनी बनेगी, 60 उत्तर बन गया। पेन तक उठाने की नीड नहीं, कुछ नहीं करना बेटा, सवाल पढ़ोगे, पढ़ते ही उत्तर देना है, खत्म बात। इजी बात है। अभी बहुत सारे सवाल चलेंगे, बहुत सवाल है बेटा। एक बात बताओ, 16/√3 उत्तर आएगा क्या? माफ कीजिएगा, 16√3 आंसर आएगा क्या? पेड़ की ऊंचाई पूछिए, पेड़ की ऊंचाई पूछिए, पेड़ की ऊंचाई 16√3 बनेगी। डायग्राम बना के बताऊं? है आपको लगता है कि डायग्राम बता के सर बताओ कैसे बनेगा? ये एक पेड़ बन रहा है, पेड़, इस पेड़ में ये वाला एंगल 60 डिग्री का है भाई साहब। ये 16 मीटर लंबी छाया, तो 60 के सामने कुछ नहीं करना, √3 से गुणा कर दो। अच्छा, आपको यह भी पता है यहां 32 आएगा, आपको यह भी पता है यहां 32 आएगा। अरे 60 मीटर नहीं होगा, मैंने टाइपिस्ट को बोला होगा 16 मीटर, उसने 60 छाप दिया होगा। अरे टाइपिस्ट को बोला होगा मैंने 16 मीटर, अगले ने 60 छाप दिया होगा, और कुछ नहीं है।
आपत्ति ढूंढेंगे, कहां कहां गलत मिल जाए सर, कहां गलत मिल जाए, वो काम करना। आप इस सवाल में अगर ये कई बार पूछेगा ना कि पेड़ के टॉप से यहां तक एक रस्सी बांधनी है, रस्सी की लंबाई कितनी बनेगी, 32 मीटर बनेगी, तो ये इसका 1:2 में होता है। ये रेशो आपको पता होना चाहिए बेटा। सुनो भाई, मैं ये सवाल तुम्हें बताऊंगा, मेंटली कुछ नहीं करना। एक तरफ का एंगल अवनमन कोण बन रहा है बेटा 30 और 45। देखो अवनमन बोलो या एलिवेशन बोलो, फर्क की बात नहीं है बेटा। ये एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है ना, ये एच ऊंचाई का लाइट हाउस है। ओके बच्चों, बताओ लाइट हाउस क्या काम आता है? मैं बताऊं क्या काम आता है? ये मूवी में शूटिंग करने काम आता है। यहाँ गाने शूट होते हैं और कुछ नहीं होता। यहाँ गाने शूट होते हैं बस। एक बड़ा सा ऊंचा बना होता है बिल्डिंग सी, उसके ऊपर चढ़ के वो यूं गाने गाते हैं, बस इसी काम आता है, इसलिए बनाया होता है। सुनो, दो जहाज बेटा एक लाइट हाउस के विपरीत है। लाइट हाउस के विपरीत का मतलब देखो, एक जहाज इस तरफ है, एक जहाज इस तरफ है, सीधी सी बात है। अवनमन कोण देखो बेटा, माफ कीजिएगा, एक बात को समझ लीजिएगा, ये तुम्हें बार बार कंफ्यूज करेंगे, कभी एंगल लिखकर डिप्रेशन का, कभी एलिवेशन का। अब एक तरफ का एलिवेशन एंगल मिल रहा है 45 डिग्री, ये मिल रहा है 45, तो इधर भी बताओ ये एंगल 45 ही होगा क्या? अरे ये एंगल एलिवेशन बोले ना, तुम घबराया मत करो, तुम 45 इधर मान लिया करो। अच्छा इधर ये एच है तो ये भी एच होगा। आप कहोगे अरे सर दिक्कत ही नहीं है सर, वो एच तो ये एच होगा, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। और मेरे भाई, और मेरे भाई, इधर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है मालिक, तो ये एंगल भी 30 डिग्री बनेगा। 30 डिग्री के सामने की भुजा एक होती है, तो ये वाली साइड h√3 आएगी, इधर वाली साइड h√3 आएगी, ये h√3 बनेगी। अरे आपको पता है ना, ये 30 है तो ये एंगल 60 है, 60 के सामने √3 होता है। 60 के सामने क्या होता है? √3 होता है बच्चे। 60 के सामने क्या होता है? √3 होता है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी h√3 प्लस h, h इनमें से कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए को आपने लॉक कर दिया, ए को आपने कंफर्म कर दिया, ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। दुर्घटना किसी बात की नहीं है दोस्त, जानकारी आपको होनी चाहिए। एक निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। एक खंबे की छाया 100 मीटर लंबी पड़ती है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है? बोलो 100√3। धीमे धीमे समझ में सब आएगा बेटा। टफ सवाल भी आएंगे, लेकिन टफ तक तब करा पाऊंगा जब इजी बातों को आप लोग बढ़िया से जी लोगे। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये खंबे की छाया 100 मीटर है ना, तो इसको 100√3 मान लीजिएगा, मामला खत्म, सोचने वाली बात है। अब देखिएगा, मतलब बिना पेन उठाए कर सकते हो। 6 मीटर लंबा पेड़ 4 मीटर की छाया बनाता है। ये अगर इसकी 4 गुणा मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, रेशो बन रहा है 3:2, उत्तर आ गया 75। 75 कैसे आया, समझ में आ गया है? आप कहोगे सर 6 मीटर लंबा तो 4 मीटर की शेडो, तो 6 और 4 में, ये 6 है, ये 4 है, रेशो जो बन रहा है सेम रेशो यहां बनना चाहिए सर, डिट्टो रेशो यहां बनना चाहिए। ये अगर छाया 50 की है तो ये 75 बनेगा। रेशो कभी नहीं बदलता। क्या बताओ बेटा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के 10 सवाल मैंने बताए, बड़े बेसिक वाले, बड़े जरूरी वाले, ये 10 सवाल आपको समझ में आए? चलिएगा, इतना काम कीजिएगा, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे पढ़ेंगे, चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा 5 मिनट के बाद।
हाँ जी बेटा, वेलकम बैक। तो बेटा अपन हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग के अपन ने 10 सवाल किए हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लेवल के, बहुत बेसिक बेसिक चीजों को ऑब्जर्व करते हुए इन 10 सवालों के बारे में आपने अध्ययन किया। अभी 20-25 तक के सवाल चलेंगे ऐसे ही बेटा, 20-25 तक के सवाल यूं ही चलेंगे, उसके बाद थोड़ा लेवल आगे बढ़िया बन जाएगा। दोस्तों, 125 मीटर ऊंचे एक मीनार से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। बेटा 45 डिग्री के मामले में हाइट और डिस्टेंस बराबर होते हैं। जितनी हाइट होती है उतनी डिस्टेंस होती है, तो दोनों चीजें 1:1 के रेशो में होती हैं। डायग्राम बनाने की तो नीड नहीं है मुझे। क्षैतिज के ऊपर सूर्य 30 डिग्री के कोण पर है। 50 मीटर भवन द्वारा ऊंची बनाई गई छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा छाया की लंबाई ज्ञात करनी है 30 डिग्री वाले मामले में, तो 50√3 आनी चाहिए। विलेन तुमने गलत कर दिया, ए वालों आपने गलत कर दिया। तुम्हें छाया की लंबाई ज्ञात करनी थी। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। ये एक बिल्डिंग है और ये इसकी छाया बन रही है। सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। अरे ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है बच्चे। तो आप मुझे एक सीधी सी बात बता दीजिए, ये 50 मीटर अगर ऊंची बिल्डिंग है तो ये 50√3 ही तो बनेगा। अरे भैया ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। 30 और 60 में तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। एक लड़का 2 फुट लंबा है और वो अपनी छाया लंबाई की 2 गुना दिखाना चाहता है। अच्छा, एक लड़का है 2 फीट लंबा और ये कहता कि मेरी छाया ना 4 फीट लंबी दिखे, ऐसा। मतलब लड़का कितना भी लंबा है मेरे को मतलब नहीं है, ये परछाई अपनी से डबल दिखाना चाह रहा है क्या? अरे बच्चों बताओ। हाँ, तो आप एक बात बताओ, इस सवाल में tan थीटा जो बनेगा, tan थीटा वो 1/2 रहा होगा। तो थीटा एंगल कितना रहेगा? थीटा एंगल रहेगा tan इनवर्स 1/2। ये tan बेटा इनवर्स कर लेना, tan इनवर्स है ये। tan इनवर्स 1/2 नहीं, उत्तर डी आएगा। डी वाले में ऊपर वो इनवर्स का साइन लगा लीजिए बच्चे। ये tan इनवर्स कर सकते हैं ना अपन, tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स, अरे कैसे का मतलब थीटा, ये tan थीटा अगर 1/2 था, तो अगर मैं tan को इधर जाऊंगा, tan इनवर्स बोलते हैं इसको। आपने कभी पढ़ा होगा ना, थीटा बराबर 1/2 है। बोथ साइड अपन tan ले सकते हैं, बोथ साइड अपन tan ले सकते हैं। तो ऐसे tan से tan कटता नहीं है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan उधर चला गया, -1/2। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाली होती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके काम की बात नहीं है। बस एक सवाल से गलती से आ गया, छोड़ दे रहे इसको बस। 9 मीटर ऊंचे एक सूर्य के खंबे की छाया की लंबाई कितनी होगी? सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण अगर 30 बन रहा है बच्चे, छाया बनेगी 9√3। छाया बनेगी 9√3। वाह। एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी हुई है। तुम्हें दीवार भी बनाकर बताइए। जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो कह रहे हैं सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है, तो सीढ़ी के पैरों से दीवार तक की दूरी ज्ञात करनी है। एक बात बताओ मुझे दोस्तों, 60 डिग्री के मामले में तुम्हें यह बात याद है क्या? ये √3, ये 1 और ये 2 हुआ करता है। अरे ये √3, 1, ये 2 हुआ करता है। तो ये अगर 2 की वैल्यू 19 है तो 1 की वैल्यू 9.5 आएगी। 2 की वैल्यू अगर 19 है, 1 की वैल्यू 9.5 आएगी। और ये अगर पूछता तो आप ये भी कह सकते हो 9.5 गुना √3 बनेगा, खत्म। आप इसको भी ज्ञात कर सकते हो, 9.5 √3 बनेगा। सीधी सी बात है, कैसे मर्जी बोल देगा। एक घर की दीवार पर लगी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अरे 13 मीटर बनेगी। तो वो उन्नयन कोण चाहे 30 हो चाहे 60 हो, उन्नयन कोण चाहे 30 हो चाहे 60 हो, सीढ़ी की लंबाई तो दुगनी होती है भाई साहब। सीढ़ी की लंबाई तो 30 और वो रेशो 1:2 का ही बनता है ना। अरे भाई साहब, अब तुम बात को समझने लग गए, अब तुम लड़के समझदार होने लग गए भाई साहब, मेरे को लग रहा है साहब। ये सीढ़ी लगी है यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर। तो भैया ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। 1 की वैल्यू 6.5, 2 की वैल्यू 13, खत्म। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे खड़ी है। भैया ये दीवार है, इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी है इधर, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। सीढ़ी के तल से ये 3 है, ये 3 है,
दोस्तों ये 3√2 बनेगा। इतने बेसिक तुम्हें कोई पढ़ाता होगा बेटा है? इतने इजी सवाल कोई करवाता होगा? बोला कर सीधे टफ चलो, टफ की बात थोड़ी है, पहले इजी पे चलो। 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे 45 डिग्री के कोण पे टिकी है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। 6/√2 बनेगी, उत्तर बनेगा 3√2 ना, माफ करना रे, 2√3। ये बनेगा क्या? कितने लोग मान रहे हैं उत्तर बी बनेगा? मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, बी वाले बेटा बताओ एक बार। अरे रुको भैया, समय रुको भैया, रुको। कितने लोग? ये 42% लोग आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुमसे बात करते हैं पहले। ज्योति गुप्ता, अंजलि, सूर्या, सिम्मू, नीलेश, कितने हैं यार? मैं तुम्हारे नाम ही नहीं पढ़ पाऊंगा। कितने हैं? तुम्हारे नाम ही नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे भैया, जब 6 में √2 का भाग दोगे, √2 का भाग दोगे, क्या 3√2 नहीं आएगा? तुम यार रूट के बारे में इतना कंफ्यूज काहे होते हो हैं? कितने पोल मैंने अब तक क्रिएट कराए हैं? एक ही करवाया था। देखो, ये भरत बार बार कह रहा था लव यू सर, लव यू सर। भैया लव यू की बजाय सवाल ही कर ले मेरे भाई। फोकस तूने उस पर कर रखा है लव यू सर पे, तो भैया सर को प्यार करने की बजाय तो सवाल कर लेना भैया, ज्यादा फायदा रहेगा। सुनो, एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है। देखो सीढ़ियां बेटा दीवार के सहारे ऐसे लगी होती चढ़ने के लिए, ऐसे लगी होती है। तो ऐसे में आपको पता है अगर ये 45 डिग्री का कोण बनता है तो भैया ये एक है, ये एक है और ये √2 है। सीधी सी बात है, ये एक है, ये एक है और √2 है। एक है, एक है, √2 है। अब ये वाली साइड तुम्हें अगर 6 दी गई है तो ये तुमको पूछे या ये तुमको पूछे, बात तो एक ही है। दीवार की ऊंचाई भी पूछ सकता है, ग्राउंड से दीवार के पैर से सीढ़ी के पैर तक दूरी पूछ सकता है। दोनों ही केस में आपको 6/√2 करना चाहिए। अरे मैं 6 को लिख सकता हूं ना, 3 गुणा 2/√2। √2 से √2 कटेगा। अफसोस मुझे एक एक ऐसे बात बतानी पड़ती है। कई लोग अपने सवाल का उत्तर बी मान रहे थे अभी भी। एक दो पोल और क्रिएट करूंगा, गलत बताकर करूंगा। पहले बताऊंगा कि ये उत्तर बनेगा, फिर पोल क्रिएट करूंगा। आप अपनी समझदारी से काम करना, मेरी बात पे मत फोकस करना। एक पतंग तथा जमीन के बीच रस्सी की लंबाई 90 मीटर है। बेटा ये रस्सी की लंबाई, एक बात बताओ, रस्सी की लंबाई मतलब जिस रस्सी से पतंग उड़ रही है उसकी लंबाई, यानी डायगोनल की बात करता है, ये हाइपोटेन्यूज की बात करता है क्या? ध्यान रखना, जब भी पतंग में रस्सी की लंबाई देगा ना भैया, तो पतंग हमेशा इसी शेप में उड़ती है, पतंग हमेशा इसी प्रकार में उड़ाई जाती है। पतंग तो उड़ाई होगी आपने, अभी संक्रांत गई थी। ये 90 मीटर, ये 90 मीटर की रस्सी है बेटा, रस्सी। ये साइड तुमको पूछी गई कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये एंगल आपको 60 डिग्री का दिया है। दोस्तों अब ना कुछ लिखा मत करो, ऐसा नहीं है 10 टून लिखना है। 60 के सामने होता है √3, ये बनता है 1 और ये बनता है 2। ये रेशो आपको पता लगना चाहिए। 60 के सामने √3 है, 60 के सामने क्या है? √3 है। तो आप ये कहना बच्चे कि ये 90 तो ये 45, तो ये 45 √3 हो गया, मामला खत्म। कष्ट मत किया करो, पेन उठाकर ऐसे कोई दिक्कत महसूस करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब ये कुछ सवाल बेटा देखो पतंग वाले आ गए, कुछ सवाल ये पतंग वाले आ गए, कोई बात नहीं। मैंने ना एक एक कैटेगरी के सवाल लिए हैं। पहले सवाल आए अपने सीडी वाले सवाल आए, अब देखो पतंग वाले सवाल आ गए सारे। 165 मीटर लंबी पतंग एक नंबर धागे से उड़ रही है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो आप मुझे बताना ये 1 और ये √3 बनेगा। ये 165 है तो ये 82.5 बन जाएगा क्या? क्या सर यकीन नहीं होता? सच्चाई में ऐसा करना पड़ता है। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, हकीकत है ये। बिजली का एक खंभा 10 मीटर ऊंचा है। स्टील की एक तार खंभे के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु तक बांध दिया जाता है ताकि खंभा सीधा खड़ा रहे। यहां भैया खंभा है, ये कहीं गिर पड़ नहीं जाए बच्चों के ऊपर, तो आपने इधर से इस खंभे को बांध दिया, एक तार से बांध दिया। स्टील की तार खंभे के शीर्ष से बांध दिया आपने, जिससे खंभा सीधा खड़ा रहे। बेटा ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये साइड 10 है, ये भी 10 आएगा, ये 10√2 आएगा। कई बार ना बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर ये जो चीजें पढ़ते हैं ये कभी जीवन में काम ही आती है कि ऐसे ही बस फालतू में पढ़ाया जाता है? तो बच्चों ये सब ना जीवन में बहुत काम आती है। आपको शायद पता होगा, जैसे ही कोई बिल्डिंग बनती है ना, कोई टावर बनते हैं, तो उन पर ये कंसेप्ट बड़ा काम आता है बच्चे।
यार ये बहुत बहुत काम की चीज है बेटा। मान लो आपके शहर में कोई एक पोल लगाना है, कोई एक खंबा लगाना है, तो अब एक खंबा यहां लगा दिया बेटा। अब इसमें इसको बांधने के लिए मान लो मैं इस बिंदु से यहां पर स्पोर्ट लगाता हूं। अब स्पोर्ट वाली तार की लंबाई कितनी होगी, तो इस चीज को चेक करने के लिए वो हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कर लेते हैं कि यहां से मान लो 10 मीटर दूर लगाऊंगा, इतने एंगल पे झुकाऊंगा, इतनी लंबी मीटर लंबी तार चाहिए, तो तारों का मेजरमेंट करने के लिए भी इस टॉपिक का यूज करते हैं। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस का यूज होता है। ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, 30 डिग्री उत्तर आएगा क्या तुम्हारा? 30 डिग्री उत्तर आएगा क्या? उत्तर पे पोल क्रिएट करूंगा, देखता हूं कौन कौन बच्चा कर पाता है। बताओ। इस बार मैंने पोल सही दिया था तो बच्चे गड़बड़ी कर गए जानबूझकर। अरे जिन्होंने उत्तर 60 दिया, चलो उनसे तो कोई बात नहीं, बात कर लेंगे आराम से। ये जो 5% लोग नालायक उत्तर ए दे रहे हैं, तुम किस मिट्टी के बने हो भाई? हैं? जो ये ए उत्तर दे रहे हैं, तुम किस मिट्टी के बने हो भाई? 90 डिग्री का तो कंसेप्ट कोई करवाया ही नहीं। 50 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और धागे की लंबाई 100 है। दोस्त ये बता दो, ये 2 है, ये 1 है, तो ये √3 बनना चाहिए। तो ये दूरी 50 √3 आनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला एंगल 30 आना चाहिए, ये एंगल 60 आना चाहिए। धागे का कोण 30 बनेगा। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बना रही है बड़े प्यार से। सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बना रही है बड़े प्यार से, ये वाला कोण। और सीढ़ी की लंबाई 45 है। दोस्तों एक बात बताओ, ये अगर 45 है तो ये √3 और ये 1 होगा, और ये साइड 2 हुआ करती है। तो 45 अगर 2 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू ये, उत्तर बनना चाहिए ये वाला 45 √3/2। 45 √3/2 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 23वां, ये लो बेटा। अब तो ये सवाल तुम कर लोगे, अब तो इनमें दिक्कत नहीं है बेटा। ये वाला होता है एंगल अवनमन, पर आपने इसको और इसको सेम मानना है बच्चे, तो ये एंगल भी 30 डिग्री है। ये 20 है, ये 20 है, तो ये वाला एंगल 20 √3 आएगा। खत्म खत्म। 30 नंबर तक के सवाल बड़े इजी हैं दोस्तों। एक पतंग और एक जमीन के बीच रस्सी की लंबाई 85 मीटर है। ओके, जमीन के स्तर के साथ थीटा एंगल बनाती है, tan थीटा 15/8 है। मैं वो याद है ट्रिग्नोमेट्री के हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, थोड़ा बहुत तरीका याद है। ये एंगल थीटा है, तो इसको अपन 15, 8 और 17 कह दें। 15, 8, 17 कह दें। 15, 8, 17। अरे राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था ट्रिपलेट काम करते हैं। 17 की जगह आपने 85 मेंशन किया है, 5 गुना, तो 8 5 40 और 15 5 75। पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खत्म। ट्रिपलेट भी काम करता है, ट्रिपलेट भी काम करता है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ का 3/4 भाग स्तंभ के तल से 40 मीटर दूरी पर एक 3/5 का कोण, tan थीटा कर लेना इसको ना, tan 3/5 का कोण बनाता है। 3/5 का tan थीटा जो है ना, वो 3/5 का कोण बनाता है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई क्या बन सकती है। एक बात समझो, ये एक स्तंभ है। अब जितना मैं ले रहा हूं ना, ये ओरिजिनल ऊंचाई का 3/4 ही ले रहा हूं, यानी इससे जो ऊंचाई बनेगी ना, ये 75% ले रहा हूं, 75%। स्तंभ थोड़ा बड़ा है, पर हमें केवल इतना यूज करना है, 75%। ठीक है, 75% से अगर मैं बना रहा हूं इसकी 40 मीटर दूर एक बिंदु पर, 40 मीटर दूर एक बिंदु है, इस पर tan थीटा बन रहा है 3/5। 3/5 मतलब ये वाला पॉइंट 5 है, तो ये वाला पॉइंट 3 है। ऐसा ही है क्या? 3/5 का मतलब बेटा, ये पॉइंट अगर 5 है तो वो 3 है, और 5 की वैल्यू 40 है, तो 3 की वैल्यू 24 बनेगी क्या? अरे 3 की वैल्यू 24 बनेगी क्या? बताओ एक बार, 3 की वैल्यू 24 बनेगी क्या? आप कहना हाँ सर। और ये 75% के बराबर है। 75% के बराबर कितना है? 24 है। तो 100% कितना आएगा? 32 आएगा बेटा। तो इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी बनेगी?
32 मीटर बननी चाहिए, 32 मीटर बननी चाहिए। 32 मीटर आपके सवाल का उत्तर आ गया। आई बात समझ में? जमीन से एक बिंदु और पतंग के बीच रस्सी की लंबाई 25 मीटर है। 10 अल्फा 4/3 दिया है, 5 उत्तर आएगा 20 मीटर। क्या बच्चों बताओ, बिना पेन उठाए उत्तर 20 डिग्री कह सकते हो क्या? क्योंकि आपने कहा सर पतंग अगर उड़ती है, उड़ी उड़ी जाए पतंग तुम्हारी, उड़ी उड़ी जाए, तो उड़ी उड़ी जाए पतंग बेटा। पतंग में 10 अल्फा, ये एंगल अल्फा है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। इस चीज को आपने 25 बताया 5 गुना, तो ये 20 बनेगा और ये 15 बनेगा। आपने कहा पतंग की ऊंचाई बताओ, ऊंचाई 20 आएगी बेटा, खत्म। ये 12 5 13, आपको पता है 12 5 13 का ट्रिपलेट है, 12 5 13 का उत्तर 60 आ गया। अरे भैया, ओ भैया, डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए काम कर रहा हूं। ये वाला, ये एंगल अल्फा, ये आपको दिया है 65 मीटर, लेकिन इनका मुझे रेशो दिया हुआ है 12 5। तो अगर ये 12 और ये 5 है ना, तो पक्का इसको 13 बनना पड़ेगा, तभी बात संभावना है। ये 25 बनेगा और ये 60 बनेगा। अरे 10 लिख लो, नहीं दिया तो। अगर 10 नहीं दिया, 10 लिख लो, ये लो 10 अल्फा, ठीक है। अब दे दिया। पतंग की एक डोरी, बेटा ये देखो, अब सवाल आ गया साइन थीटा पे। ये सवाल 10 पर था, कोई बात नहीं, ये सवाल आपको दे दिया गया साइन थीटा पे, कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया? साइन थीटा के बारे में जानते हो ना? साइन थीटा के बारे में जानते हो ना? 15 8 17, यार ये डेटा थोड़ा सही करना चाहिए, कोई बात नहीं, उत्तर फ्रैक्शन में बनेगा। ये एंगल थीटा है, ये 8 है, तो ये 15 है, यही है क्या? अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं बेटा, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं, तो ये 8 है और ये 15 है। अब ये वाली चीज ना रूट में बनेगी, आप इसको लिखो ही मत, आप इसको लिखो ही मत भैया। क्यों लिखना है? हमें इसका मतलब ही नहीं है हम इसको फालतू में ज्ञात करें कि 225 माइनस 64 लिखें, है ना? क्यों लिखें? आवश्यकता ही नहीं है। रेशो तो आपको इन दोनों का ही बनाना है। तो आपने कहा सर 15 की वैल्यू सवाल में दी गई है, 15 की वैल्यु सवाल में दी गई है कितनी? 100 अगर 15 की वैल्यू है तो 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 5 से काट लो 3, 5 से काट लो 20, 160/3 आएगा, 53 सही 1/3 मीटर। 30वां सवाल इसी प्रकार का आसान सवाल है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बोल दो 30 मीटर। क्या 30 मीटर बोल दिया जाए क्या? इकतीस नंबर सवाल का उत्तर क्या बनेगा बच्चे? मीनार की ऊंचाई 100√3 है, मीनार के पास से 100 मीटर दूर, यानी ये 60 डिग्री बनेगा। मीनार के पैर से 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 10√3 आंसर बनेगा, 10√3। समतल मैदान पर बिंदु P से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई अगर 100 मीटर है तो B के तल से दूरी ज्ञात करनी है। देखो उत्तर आना चाहिए 100√3। √3 का मान मैंने आपको बताया था 1.73 पुट कर सकते हैं, तो गुणा करोगे 173 मीटर बन जाएगा, लगभग ये भी कह सकते हो 1.73। एक ऊंची चोटी के तल से 25√3 मीटर दूरी पर ये हो गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चोटी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अरे भैया, ओ भैया, ये वाला 25√3 है, ये वाला एंगल 30 है, ये 25 ही तो बनेगा। अब बताइए, सारे सवाल हवा में जा रहे हैं क्या? सारे सवाल हवा में उड़ रहे हैं। 30 और 60 में माइंड कंफर्ट हो गया, 30 और 60 में माइंड कंफर्ट हो गया। ये 30 है बेटा, ये 100 है, ये 100√3 हो गया। वेरी गुड। अब मैं बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करूंगा। 35 नंबर सवाल तो लॉक कर दिए जाए बेटा। 35 नंबर तक के सवालों में कोई डाउट, आपत्ति, दिक्कत नहीं है? हाँ 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 बेटा, हलवा ही है, बिल्कुल हलवा ही है। चलो अब एक छोटी सी बात समझ लो, फिर मैं आगे के सवाल तुम्हें बताऊंगा। एक्चुअली में ये एक बिल्डिंग है, ठीक है? ये तुम्हारी एक बिल्डिंग है बच्चे, और तुम इस बिल्डिंग के टॉप पे यहां खड़े थे, तुम इस बिल्डिंग के टॉप पे यहां खड़े थे, ये यूं मान लो, वहां नहीं खड़े थे। इस बिल्डिंग के टॉप पे ना, इस बिल्डिंग के टॉप पे आप देखना चाहते हो,
इस बिल्डिंग के टॉप पे आप देखना चाहते हो, आपका एक दोस्त खड़ा है इस बिल्डिंग के टॉप पे, आप यहां थे, आपने कहा अरे मेरा दोस्त यहां खड़ा है, अरे वाह। तो आपने इसको देखा, इसको देखा, तो इस समय आपका एंगल बन रहा था 30 डिग्री। इस समय आपका बेटा एंगल बन रहा था 30 डिग्री। तो आपने कहा वाह वाह मेरा दोस्त है, चलिए इसको बिल्डिंग के पास जाके देखते हैं। आप थोड़ी दूर चले गए, आप यहां तक पहुंच गए, आप यहां तक पहुंच गए, और अब इसको यहां से देखने लगे। तो बेटा आप एक बात बताओ, जैसे जैसे आप करीब आओगे एलिवेशन एंगल बढ़ता जाएगा। मान लो ये एंगल 60 डिग्री बन गया, जैसे जैसे बिल्डिंग के पास आओगे एलिवेशन एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री बन गया। देखो बेटा इसमें कहानियां बनती हैं, इस पे केस बनते हैं। एक तो 30 डिग्री से आदमी 60 के जाता है, एक 30 डिग्री से 45 जाता है, और एक 45 से 60 जाता है। मैं तीनों केस डिस्कस करूंगा। पहले मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ये व्यक्ति 30 डिग्री पर थे, 60 डिग्री के एंगल पे जाता है, तो बात क्या बनती है, समझना बहुत ध्यान से। एक बार ना मैं आपको समझाने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ नाम ले लेता हूं, ऐसे। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है बीसीडी। ठीक है, मेरी बात को बहुत प्यार से समझना। आप एक काम करो, 60 वाले केस में देखो मैं ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं, इस साइड को एक मानोगे, इस साइड को एक, तो इस साइड को √3 कह सकते हैं क्या? 60 वाले एंगल को देखते हुए मैंने क्या करा, 60 के सामने √3 मान लिया, इसको एक मान लिया। बोलो बात समझ में आई? एक बार ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं, एबीसी की, एक बार ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आ जाओ ट्रायंगल ए बी डी पर, अब आ जाओ ट्रायंगल ए बी डी पर। और मेरे दोस्त ए बी डी ट्रायंगल में ये पूरी लाइन 3 बनेगी क्या? क्योंकि देखो आप ये बोलो कि ये एंगल 30 के मामले में तो ये लाइन लंबी होती है, √3 का 3 गुना करूंगा 3 बनेगा, और ये वाला एंगल 2 बनेगा क्या? ये डिस्टेंस 2 बचेगी क्या? अरे इस बात को समझना, मैंने आपको 30 31 साल 35 साल बता दिए, अब ये बात पता लगनी चाहिए तुम्हें कि अगर ये साइड √3 है तो ये 3 बनेगा, इनका रेशो 1:2 बनेगा, इनका रेशो 1:2 बनेगा, 1:2 में आएगा। कैसे आएगा? अरे पूरी लाइन 3 है, 3 में से ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 2 बचेगा ना। आ रही है बात समझ में तुम्हें? आ रही है बात समझ में? हाँ। अच्छा एक बात बताना, ए सी की लंबाई कितनी आएगी? ए सी की, बेटा ए सी की लंबाई बनेगी 2, ए सी की लंबाई बनेगी 2, क्योंकि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, √3 ए की 2 की थोड़ी कम कर रही है, लेकिन एबीडी में अलग बनेगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 12, 12 का मतलब होता है 4 3 12, 2√3 बनेगा, 2√3 बनेगा, 2√3। इस कहानी को एक बार समझो, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। देखो रेशो की बात बता रहा हूं, रेशो की, रेशो में सारी कहानी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। आप ये समझो बेटा कि अगर किसी बिंदु से 30 डिग्री का एंगल था, और आगे कुछ दूर जाकर ये एंगल 30 डिग्री का बह गया, सॉरी 60 डिग्री का हो गया, तो अगर आप 2 चलकर आए हो, तो ये आगे 1 बचेगा, ये √3 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 2√3 बचेगा। कई सारे सवाल बताऊंगा, बात समझ में आ जाएगी। सिचुएशन एक बार थोड़ी बहुत समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत 10-20% समझ में आई क्या? अच्छा एक सवाल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। एक बिल्डिंग के इस टॉप पे लाइट हाउस है, लाइट हाउस है यहां पर, इससे थोड़ी दूर एक नाव चलती आ रही है, और लाइट हाउस से इस नाव का जो एंगल बन रहा है ना, वो 30 डिग्री चल रहा है, 30 डिग्री। लाइट हाउस की तरफ 100 मीटर जाने पर, लाइट हाउस की तरफ 100 मीटर चलने पर यह एंगल 60 डिग्री का हो गया। लाइट हाउस की तरफ चलने पर यह एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो आप सब चीजों की वैल्यू ज्ञात करो। तो आप देखो तुरंत ये कह सकते हो क्या, आप तुरंत ये मान सकते हो क्या कि ये अगर 100 है तो आगे 50 बचेगा, ये 50 है तो इस लाइट हाउस की ऊंचाई 50 √3 आएगी, लाइट हाउस की 50 √3 आएगी, और इस लाइन की बात करोगे तो ये 100 आएगी। अगर आप इस पूरी लाइन की बात करोगे 150 आएगी। बात समझ में आ रही है? अगर कंफ्यूजन आए तो बोलना बेटा, मैंने आपको रेशो बताया, ये 2 तो ये 1, ये √3, ये 2 और 2√3। आपको ये बात समझनी है बेटा, आपको ये बात समझनी है। कैसे समझ में आएगा तुम्हें रूपक? कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? कैसे क्लियर कर पाओगे ये बता दो मुझे बेटा। 35 सवाल बताने के बाद भी अगर आपको √3 वाली बात पता नहीं लगी बेटा, फिर कैसे सवाल करोगे? अबे नालायक।
यहां एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से काफी दूर, इस बिल्डिंग से काफी दूर एक बिंदु है, इसका बिल्डिंग का नाम दे लो ए बी और इसका नाम दे लिया सी। एक बिंदु सी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। आपने बिल्डिंग की तरफ थोड़ा मूव किया, एक बिंदु डी पर पहुंचे और यह बिंदु डी अब 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। क्लियर? अब देखो इसमें जानकारियां आप रेशो पे एक बार समझने का प्रयास तो करो। 60 डिग्री वाले केस में आपको पता है क्या, 60, मैं एक बार ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहा हूं रे, ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहा हूं। 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 मानी जाती है क्या? और इस 30 डिग्री के सामने की भुजा को मैं 1 मान सकता हूं क्या? अरे ये तो पता है क्या, ये भी समझ में नहीं आया। अरे ये तो पता है क्या, ये भी समझ में नहीं आया। 60 डिग्री के मामले में, 60 डिग्री के मामले में, 60 डिग्री के मामले में हमने इसके सामने √3 मान लिया, ये 1 मान लिया, और ये वाली साइड 2 बनेगी क्या? अरे ये वाली साइड 2 बनेगी क्या? यहां से मुझे एक बात और बता दो, यहां से मुझे एक बात और बता दो, अगर तुम्हें किसी बात की आपत्ति ना हो बेटा। एक बार मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात कर देता हूं, ए बी सी की। दुखद बात है ये बहुत। ये अगर 30 डिग्री है, क्या तुमको पता नहीं है इनका रेशो 1 और √3 बना करता है? इनका रेशो 1 और √3 बनता है, बोलो याद है कि नहीं है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर √3 मान लेता हूं, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे √3 मान लेता हूं, तो क्या इस वाले पॉइंट पे 3 नहीं मानना पड़ेगा? क्या इस वाले पॉइंट पर 3 नहीं मानना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, यानी कि ये बी से पूरा पूरा, बी से लेकर सी तक का पूरा पूरा 3 बन जाएगा। अगर ये 3 बन जाएगा तो ये बाकी की लाइन सी डी 2 बच गई क्या? अरे ये सी डी 2 बच गई क्या? हाँ, अगर ये 2 बच गया बेटा, तो आप इस वाले पूरे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो एबीसी की। 3 का स्क्वायर 9 3 12, ये बनेगा √12। √12 का मतलब 4 गुणा 3 होता है, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2√3। क्या अभी भी कहानी समझ में नहीं आई? अभी भी बात समझ में नहीं आई? ये रेशो के अकॉर्डिंग बताया, रेशो के अकॉर्डिंग। अब एक बात बताओ, किसी सवाल में डेटा ऐसा मिल जाता, यहां पर तुम्हें ये 100 मीटर गिवन होता, 100 मीटर, ये अगर 100 होता तो यहां क्या 50 मीटर आता? ये अगर 50 बनेगा तो क्या ये 50 √3 बनेगा? ये भी 100 बनेगा और ये 100 √3 बनेगा। ये सारी जानकारियां मैं काउंट कर करके बताऊंगा, हम प्रत्येक सवाल में काउंट कर करके बताएंगे। एक बार इसका तरीका तुम्हें और भी सिखा दूंगा, दूसरा तुम्हें कुछ कुछ बात समझ में आई क्या रे? मतलब आप ये मान लो, ये इसमें जो ए बी लाइन है ना, ए बी परपेंडिकुलर है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन बन रहा है। ये 30 डिग्री के लिए भी काम कर रहा है, ये 60 डिग्री के लिए भी काम कर रहा है, तो दोनों में आपको ये बातें मैच करनी आनी चाहिए। जैसे एक बार अभी केस देखता हूं 30 और 60 का। हाँ, एक बार ये सुनो, एक बार ये सुनो। अब इसमें ना हमने रेशो के अकॉर्डिंग चीजों को बनाया है, हमने रेशो के अकॉर्डिंग चीजें बनाई हैं, रेशो के अकॉर्डिंग चीजें बनाई हैं। अभी आज हम सवाल नहीं करते, मैं एक छोटी सी बात तुम्हें और बताता हूं। तुम्हें ज्योमेट्री में एक बात पता है क्या, कि अगर कोई एक ट्रायंगल में दोनों साइड, ये दोनों एंगल अगर इक्वल होते हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी क्या? ये कंसेप्ट अपने यहां भी काम करता है। सुनो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में दोनों दोनों जो एंगल है वो दिए हुए हैं, ये 90 है और ये 30 है, तो पूरा एंगल 60 बनेगा, पूरा एंगल 60। ये ऊपर वाला इतना सा भाग भी 30 बनेगा क्या? बताओ एक बार, ये इतना सा भाग भी 30 बनेगा क्या? अब बात करो ट्रायंगल ए डी सी की, अब बात करो ट्रायंगल ए डी सी की, और ए डी सी से आप सब कुछ ज्ञात कर पाएंगे दोस्त। आप मुझे एक बात ऐसे बता दो कि ये ट्रायंगल एडीसी है, ये √3 1, ये साइड 2 आ रही थी, अगर ये साइड 2 है तो ये साइड भी 2 ही तो बनेगी, ये साइड 2 है, ये 2 तो बनेगी बेटा, ये 2 और 2 बनेगी क्योंकि इनके एंगल इक्वल बन रहे हैं। आप ऐसे ज्ञात कर लो, तो ये 1 और ये 2 पूरा कितना बन गया? 3। ये पूरा कितना बन गया? 3। एक काम करो, आज ये कंसेप्ट आप रहने दो, आप केवल ना 35 नंबर तक के सवाल कर लो बेटा, इस शीट में से 35 नंबर तक के सवाल आप कंप्लीट कर लीजिए। इनको बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से सवाल करने का प्रयास कर लीजिए। जितने भी बेटा सवाल बनेंगे उनको पूरा कर लीजिए, जितनी बातें हो सकती हैं उनको कंप्लीट कीजिए, बाकी बातें करेंगे बेटा कल अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।